आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने जैविक खाद के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है और जैविक उर्वरकों के बारे में यानी जैव उर्वरकों के बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने आपको संपूर्ण चर्चा को बता दिया है। अब बात करते हैं अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि अभी तक जितने भी जैव उर्वरक अपन ने पढ़े हैं उनके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या उनसे हानियां हैं, क्या क्या उनसे लाभ हो सकते हैं, इन सभी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक है अपना जैव उर्वरकों के लाभ, यानी कि जो भी जैव उर्वरक अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं उन जैव उर्वरकों के लाभ क्या होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैव उर्वरकों के लाभ की हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि इनका उपयोग अपन लाभ के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे लाभ वैसे मैं आप लोगों को प्रत्येक इसके अंतर्गत बता चुका हूँ जैव उर्वरक के अंतर्गत, पर फिर भी अपन अलग से इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन व फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई कि जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, ठीक है, यदि उपलब्ध करवाते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा लाभ क्या है, तो ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत होते हैं। ध्यान रखना, इनसे पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं और ये सस्ते भी होते हैं। तो देखो, ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत होते हैं, सस्ते स्रोत होते हैं। तीसरी अपन बात करते हैं तो देखिए, कुछ जैव उर्वरक जैसे एजोटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल, हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्त्राव भी करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पौधों की वृद्धि को बढ़ाने का कार्य भी ये करते हैं। तो कुछ जैव उर्वरक जैसे एजोटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल, एजोटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्त्राव भी करते हैं। हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्त्राव भी करते हैं जो पादप वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथे लाभ के बारे में बात करते हैं तो इनके प्रयोग से फसलों की उपज में 10 से 20% तक वृद्धि होती है। यानी फसलों की उपज में जो है यहाँ पर 10 से 20% यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनके उपयोग से फसलों में 10 से 20% तक वृद्धि
फसलों में 10 से 20% तक उपज वृद्धि होती है, यानी उपज में लगभग 10 से 20% क्या होगी, वृद्धि यहाँ पर होती है। आगे बात करते हैं तो कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं, इससे मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, कुछ जैव उर्वरक एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं जिससे मृदा जनित रोगों का प्रभाव कम हो जाता है, आगे बात करते हैं अगले क्या लाभ होते हैं इसके। तो देखो अगला लाभ है, इसके प्रयोग से मृदा की भौतिक अवस्था में सुधार होता है, भौतिक संरचना सुधरेगी। ठीक है, तो इसके प्रयोग से मृदा की भौतिक संरचना में सुधार होता है, भौतिक संरचना में सुधार होता है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो नील हरित शैवाल एडोला नाइट्रोजन की सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता आदि भी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो नील हरित शैवाल व एडोला नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता आदि उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, ये उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, तो वैसे अपन बात करते हैं जैव उर्वरकों के लाभ के बारे में। तो देखो पहले विद्यार्थी मैंने बहुत सारे लाभ आपको यहाँ पर बता दिए हैं। सबसे पहले जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। एक तो नाइट्रोजन तत्व की और एक फास्फोरस की प्रमुख रूप से ये पौधों को जो है उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। कौन? जैव उर्वरक। सेकंड बात करते हैं कि ये पोषक तत्वों के सस्ते स्रोत होते हैं, यानी कि एक तो पोषक तत्व भी अच्छी तरीके से प्रदान करते हैं, साथ ही सस्ते भी ये होते हैं। आगे बात करते हैं कुछ जैव उर्वरक जैसे कि एजोटोबैक्टर है, आपका एजोला है, नील हरित शैवाल है, ये पोषक तत्व को उपलब्ध करवाते ही हैं, उसके साथ साथ ये हार्मोन्स और विटामिन भी उत्पन्न करते हैं और ये हार्मोन और विटामिन पादपों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात करते हैं तो इन जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की उपज में 10 से 20% तक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इनकी उपज को बढ़ाने का कार्य भी ये करते हैं। आगे बात करते हैं तो कुछ जैव उर्वरक ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं और इन एंटीबायोटिक उत्पन्न होने के कारण ये क्या करेंगे, मृदा रोग जो होते हैं इनके प्रभाव को ये एंटीबायोटिक क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो देखो इसके प्रयोग से मृदा की भौतिक संरचना भी सुधरेगी, जैसे कि
जल धारण क्षमता है, इसके अलावा बात करते हैं कि वातन की प्रक्रिया है, वायु संचार है, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है ये आपकी भौतिक संरचना के अंतर्गत आती है और ये भी सुधारने का कार्य करती है कौन, ये जैव उर्वरक। आगे बात करते हैं नील शैवाल एजोला, ये नाइट्रोजन के अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि मैग्नीज है, आयरन है ना, जैसे आपका कॉपर है, जिंक है, इस प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं इनको भी ये उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपने जैव उर्वरकों के लाभ। आगे हम बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों लाभ आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप लोग जानते हैं अपन इसको लाभ के लिए ही काम में लेते हैं, तो हानियां तो कोई इसकी होती नहीं है, परंतु इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, तो उनके बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, यानी कि जो भी जैव उर्वरक अभी तक अपन ने पढ़े हैं उन जैव उर्वरकों को यदि खेतों में प्रयोग किया जाए तो प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरती जाती है, क्या क्या सावधानी यहाँ पर रखी जाती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगा अपना जैव उर्वरकों के प्रयोग में सावधानियां। जैव उर्वरकों के प्रयोग करने में सावधानियां, यानी क्या क्या आपको सावधानियां यहाँ पर बरतनी है जैव उर्वरकों के प्रयोग के समय, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैव उर्वरकों के प्रयोग में जो सावधानियां बरती जाती है इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करें। तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूं। प्रयोग करने में सावधानियां। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सावधानी आपको ये रखनी है कि जीवाणु कल्चर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही खरीदना है। यानी कि एक तो आपको क्या करना है, जीवाणु कल्चर जो आप लेने वाले हो, चाहे कोई से भी जीवाणु का कल्चर ले रहे हैं, तो वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपको खरीदना है। साथ ही पैकेट के ऊपर उसकी जो निर्मित करने की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी होनी चाहिए और एक्सपायरी डेट भी वहां पर होनी चाहिए, यानी कि एक्सपायरी डेट का वो आपके पास उपलब्ध ना हो। तो ऐसा आपको क्या करना है, जीवाणु कल्चर काम में लेना है। ठीक है, तो जीवाणु कल्चर पहली सावधानी होती है कि जो भी आप लोग जीवाणु कल्चर यहाँ पर काम में ले रहे हो वो जीवाणु कल्चर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान, मान्यता प्राप्त संस्थान से ही खरीदें। मान्यता प्राप्त संस्थान से ही खरीदें तथा पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि व फसल का नाम अवश्य देख लें। वह फसल का नाम अवश्य देख लें। ठीक है, पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है। उसके बाद दूसरी सावधानी क्या रखनी है सर, तो देखो कल्चर का भंडारण ठंडे स्थान पर ही करें। ये बात ध्यान रखना है आपको कि कल्चर को जो आप लोग रखोगे उस कल्चर का भंडारण ठंडे स्थान पर ही करें। यानी आप लोग उसको ठंडे स्थान पर ही रखना है, जो कल्चर आप लोग बना रहे हो उस चीज को। ठीक है,
तीसरा है पैकेट पर। देखो जो भी पैकेट आप लोग कल्चर का लाते हो उसके ऊपर बहुत सारे दिशा निर्देश लिखे होते हैं, उन दिशा निर्देशों का आपको पालन करते हुए चलना है। तो पैकेट पर लिखे दिशा निर्देशों का पालन करें, दिशा निर्देशों का पालन करें। चौथा होता है सावधानी। घोल बनाने के लिए पानी को निर्जलीकरण कर दिया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने से पानी में स्थित जीवाणु कल्चर से जीवाणुओं को हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखना है आपको कि घोल बनाने से पहले पानी को निर्जलीकरण कर दिया जाना आवश्यक होता है। तो घोल बनाने के लिए पानी को निर्जलीकृत करना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा ना करने पर पानी में स्थित जीवाणु कल्चर के जीवाणुओं को हानि पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कल्चर को रासायनिक खाद और कृषि रसायनों के साथ नहीं मिलाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कल्चर को रासायनिक खाद एवं कृषि रसायनों के साथ ना मिलाएं। ये बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कि कल्चर को आपको रसायनों के साथ या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना है, इसको अलग ही प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन। तो देखो, यदि बीज को किसी पारायुक्त रसायन से उपचारित करना हो तो पहले रसायन का प्रयोग कर लें, उसके पश्चात कल्चर की दोगुनी मात्रा का प्रयोग हमको करना है। यदि पारायुक्त रसायन का आप लोग प्रयोग कर रहे हो तो फिर आप लोगों को दोगुनी मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि बीज को किसी पारायुक्त रसायन से उपचारित करना हो तो पहले इस रसायन का प्रयोग कर लें, इस रसायन का प्रयोग कर लें, उसके पश्चात कल्चर की दोगुनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दोगुनी मात्रा का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि पारे वाले जो रसायन होते हैं ना,
ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए अपन दोगुने रसायन का प्रयोग यहाँ पर, दोगुने आपके कल्चर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आगे बात करते हैं। तो यदि मिट्टी अम्लीय हो तो कल्चर से उपचारित बीजों पर पहले चूने की, और यदि क्षारीय भूमि है तो जिप्सम की परत चढ़ाकर बुआई उनको करनी है। यानी यदि मिट्टी अम्लीय हो तो, यदि मिट्टी अम्लीय हो तो कल्चर से उपचारित बीजों पर, कल्चर से उपचारित बीजों पर पहले चूने की, और यदि क्षारीय हो, कौन, मिट्टी, ठीक है, क्षारीय हो तो जिप्सम की परत चढ़ाकर, जिप्सम की परत चढ़ाकर बुवाई करते हैं, ठीक है, बुवाई करते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं तो पैकेट को उपचारित करते समय ही खोलना चाहिए, ठीक है, तथा उपचारित बीजों को तुरंत बो दें, इनको धूप में ना रखें क्योंकि इससे जीवाणु मर जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पैकेट को उपचारित करते समय ही, 8वां है, पैकेट को उपचारित करते समय ही खोलना चाहिए तथा उपचारित बीजों को, उपचारित बीजों को तुरंत बो दें, तुरंत बो दें, धूप में ना रखें, धूप में ना रखें। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां मैंने आपको यहाँ पर बता दी है जैव उर्वरकों के प्रयोग से संबंधित। सबसे पहली बात कि जीवाणु कल्चर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपको लेना है। यदि आप लोग ऐसे नॉर्मल जो है जहाँ से आप लोगों को मान्यता प्राप्त संस्थान आपसे आपने लोगों ने नहीं लिया तो वो जो कल्चर होता है वो कल्चर लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है आपकी फसल को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको मान्यता प्राप्त संस्थान से ही लेना है। इस पर अंतिम तिथि और फसल का नाम जरूर देख लेंगे अपन, ठीक है ना। एक तो अपन जो है कल्चर किसी और फसल के लिए ला रहे हैं और उसको डाल किसी और फसल में रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं कल्चर का भंडारण ठंडे स्थान पर ही आपको करना है ना, ठंडे स्थान पर आपको कल्चर को रखना है। पैकेट पर लिखे दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है, ठीक है, जो भी दिशा निर्देश वहां पर दिए गए उनको पालन करना है। घोल बनाने के लिए पानी को पहले निर्जमीकरण करें, क्योंकि यदि पानी के अंदर ऑलरेडी पहले से कोई जीवाणु उपस्थित है तो वो जीवाणु क्या कर सकते हैं, वो कल्चर के जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको निर्जमीकरण पानी को पहले करना है, उसके बाद उसका प्रयोग करना है। कल्चर को रासायनिक खाद व कृषि रसायनों के साथ प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कृषि रसायन भी जीवाणुओं को हानि पहुंचाते हैं। आगे बात करते हैं यदि बीज को किसी पारायुक्त रसायन से उपचारित करना हो तो पहले इस रसायन का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद कल्चर की दोगुनी मात्रा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आगे बात करते हैं यदि मिट्टी अम्लीय हो तो कल्चर से उपचारित बीजों पर पहले चूने की परत चढ़ाएंगे, और यदि मिट्टी क्षारीय है तो फिर वहां पर जिप्सम की परत चढ़ाकर बुवाई करते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं तो पैकेट को उपचारित करते समय खोलना चाहिए, उपचारित करते समय ही खोलना चाहिए, ठीक है ना, और उसको तुरंत यहाँ पर बो देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। ये था अपना इसके सावधानियों के बारे में, ठीक है। एक दो सावधानियां और हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक दो सावधानियां और हैं इनको भी अपन साथ के साथ नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो जैव उर्वरक
प्रयोग में जो कुछ सावधानियां आपको रखने के लिए कहा जाए उन सावधानियों को आपको रखें ताकि आपको जैव उर्वरक का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्य से इसकी सावधानियां हैं। और अगर बात कर लेते हैं तो अगली सावधानी है नवी सावधानी, मैं यही पर आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए तो अगली सावधानी की बात करते हैं तो देखो उपचारित बीज का मृदा रासायनिक उर्वरक सीधे संपर्क में न आ पाए। ठीक है, अगर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय न किया जाए, लेकिन जब अपन बीज को उपचारित करके काम में ले रहे हैं, कल्चर मिलाकर काम में ले रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। यदि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग या तो आपको बाद में कर सकते हो या फिर पहले कर सकते हो, आपको साथ में प्रयोग नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सावधानी है कि उपचारित बीज तथा मृदा रासायनिक उर्वरक, उपचारित बीज तथा मृदा रासायनिक उर्वरक सीधे संपर्क में नहीं आने चाहिए, सीधे संपर्क में नहीं आने चाहिए। अतः नहीं आने चाहिए, अतः रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय न किया जाए। अतः रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय ना किया जाए। तो ये बात आप लोगों को विशेष यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे बात करें अपन 10 के बारे में, तो देखो बुआई के उपरांत बचे हुए बीजों को खाने में उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होते अपने शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए जो हमें ये जीवाणु हानिकारक होते हैं, इसीलिए अपन इनको प्रयोग नहीं करेंगे। तो बुआई के उपरांत बचे हुए बुआई के उपरांत बचे हुए बीजों का प्रयोग खाने में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुल 10 सावधानियां थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को जैव उर्वरकों के लाभ और उनके प्रयोग में जो सावधानियां बरती जाती है वो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।